चुनाव जीत के आया था। जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बीजेपी पार्टी माने भारतीय जघन्य पार्टी। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। और आज सवाल पब्लिक का शो पर आज मैं आपको हर जन गण के मन में क्या चल रहा है भारतवर्ष में ये जरूर बताना चाहूंगी। जब देश 2024 के चुनाव का इंतजार कर रहा है, जब देश अतीक अहमद हत्याकांड से लेकर अडानी मुद्दे और राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन जैसे मुद्दों पर बंटा हुआ है, जब देश में कर्नाटक का चुनाव सर पर है, साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, तब देश क्या सोच रहा है, इसे बताने के लिए मैं आपके लिए जनगण का मन लेकर आई हूं। इस जनगण का मन सर्वे पर हम आपको बताएंगे कि 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार तो होंगे, पर लोग क्या सोचते हैं, ये दावा कितना भारी है, कितना सही है। दुनिया भर के नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता टॉप पर है, लेकिन देश में 2024 के चुनाव के मद्देनजर मोदी को लेकर जनगण का मन क्या है, ये आज आपके सामने मैं रखने वाली हूं। नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का कौन सा नेता है, विपक्ष की एकजुटता को लेकर देश की जनता क्या सोचती है, मोदी के खिलाफ विपक्ष का कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा, ये सारे सवाल आपके मन में होंगे और इनका जवाब आज आपको हमारे इस सर्वे में जरूर मिलेगा। तो देखिए क्या है जनगण का मन, सभी मोर्चों पर देश के लोग क्या सोचते हैं 2024 का ये पहला सर्वे, जो बताएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसको कितनी सीटें आने वाली है, इसकी भी प्रोजेक्शन ये सर्वे करता है। सवालों पर जनता कहां खड़ी हुई है, ये भी हम आपको हर सवाल का जवाब और जनता के मन का हाल जरूर बताऊंगी। मैं आपको इस सर्वे के सैंपल साइज और टाइमिंग के बारे में बताना चाहती हूं। ये सर्वे हमने अप्रैल के पहले हफ्ते के आखिर से लेकर बस कल तक करवाया है। सर्वे ईटीजी रिसर्च ने तकरीबन 90,000 के सैंपल साइज के साथ किया है। ये बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है। इसमें ओपिनियन वाले सवालों के सैंपल साइज हैं 22,000 लोग, जबकि सीट शेयर और वोट शेयर का सैंपल साइज लगभग 68,000 है, यानी कि 68,000 है। सर्वे में हमने तकरीबन 50% रिस्पॉन्सेज डोर टू डोर सर्वे के दौरान किया है और तकरीबन 50% रिस्पॉन्स फोन कॉल के द्वारा किए गए हैं। हमारे साथ हमारे सर्वे के रिसर्च करने वाले ईटीजी रिसर्च के जो रिसर्च हेड हैं पीयूष तनवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष जी, इस सर्वे की खासियत क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या रहा और सर्वे की मेथोडोलॉजी आप जरूर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी नाविका जी, थैंक यू। तो नाविका जी, पहले तो मैं चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ईटीजी की टीम जो है वो अभी कर्नाटका में, मैं खुद कर्नाटका में मौजूद हूँ और अभी चुनाव आने वाला है कर्नाटका में, तो उसका जो भी मतलब हर एक सीट बाय सीट हम लोग उसको कर रहे हैं। तो अब आते हैं कि जो मूड ऑफ द नेशन का जो सर्वे हुआ है उस पर हमने जो सैंपल साइज बताया 19,000 का है। तो 68,000 जो सैंपल्स है वो हमारा जो सीट शेयर और वोट शेयर है, जब पब्लिक को पूछा गया कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट करेंगे, और जो बाकी ओपिनियन के क्वेश्चन है वो उसका सैंपल साइज जो है वो 22,000 है।
तो बात है कि मेथोडोलॉजी कैसा है? मैम देखिए, पहला तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट जैसा कि पूरे इंडिया में हुआ है, 543 सीटों पे हुआ है। तो 543 सीट पर आप देखिए लैंग्वेज का हर एक स्टेट बाय स्टेट, जैसे लैंग्वेज का बहुत बड़ा चैलेंज आता है। साउथ में आते हैं तो आपका मलयालम, केरला, मलयालम, तेलुगु, तमिल, फिर आपका मराठी, फिर गुजराती। उधर नॉर्थ ईस्ट में आपका अलग चैलेंज रहता है। दो नॉर्थ ईस्ट में आपका इंग्लिश में मैनेजेबल हो जाता है, लेकिन उनका भी एक अलग लैंग्वेज रहता है, ट्राइबल का थोड़ा अलग लैंग्वेज रहता है। फिर बंगाली, उड़िया, फिर आपका ऊपर आते हैं तो पंजाबी। तो ये पूरा एक तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपका लैंग्वेज का। और दूसरा मेथोडोलॉजी में कि जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है, तो जैसे देखिए एक सिंपल सा है कि यूपी में जैसे अगर आप देखेंगे तो यूपी का स्टेट बड़ा है, तो वहाँ पे सैंपल ज्यादा लिए जाते हैं। कंपेरेटिवली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए तो वहाँ पे आपका पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट जो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन पीयूष जी, हर किसी का सवाल जो होता है कि आप प्रोजेक्शन करने वाले हैं, अब प्रोजेक्शन पर आपके अपना दाव क्या है? क्या आप कहने को तैयार है कि ये जो प्रोजेक्शन है यही असली प्रोजेक्शन होगा? क्योंकि सवाल ये है कि लोग भरोसा सैंपल सर्वेज और सर्वेज पे आजकल बड़े सवालिया निशान लगा देते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, विल यू बेट ऑन योर ओन सैंपल? डेफिनेटली। फर्स्ट थिंग इज कि अभी चुनाव में 1 साल बाकी, लगभग 1 साल बाकी, और जो पूरा जो सर्वे हुआ है वो बहुत ही साइंटिफिक वे में किया गया है। तो देखिए, पहला है कि हमने जितना हमारा मतलब जो साइंटिफिक वे हुआ, जितना भी मेथोडोलॉजी, उसको पूरा प्रोसेस को पूरा वो रखा जाता है, सैंपल कहाँ से लेना है, और जो जेंडर का हो या फिर आपका ऑक्यूपेशन का हो, एरिया वाइज हो, वो कितना उठाना है। तो देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा अभी 1 साल बाकी है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। प्लस बीजेपी का भी आप देखिए 400 दिन पहले जो उन्होंने स्टार्ट किया था कि 400 डेज 400 सीट। तो अभी जो हमारा सीट का प्रोजेक्शन है, तो राइट नाउ जैसे ओपिनियन पोल का मतलब यही है कि अगर आज चुनाव होता है तो क्या स्थिति रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सीट्स के बारे में आप कुछ मत कहिएगा, क्योंकि ये सस्पेंस बनाए रखेंगे और अंत में सीट्स का बताएंगे कि क्या चल रहा है लोगों के मन पे। और आज अगर कोई भी चुनाव होता है तो उसका नतीजा क्या होगा। पीयूष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जा रहे हैं सीधा सर्वे की तरफ। आज जन गण का मन सर्वे हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और सर्वे का पहला सवाल हमने जो लोगों से पूछा वो यही था कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने से कांग्रेस को फायदा होगा? क्योंकि बहुत लोगों का यह सोचना है कि शायद इस बार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को एक सिंपैथी मिलेगी। जब लोगों से यह सवाल पूछा तो देखिए लोगों ने क्या जवाब दिया। नहीं, ये कोर्ट का मामला है। लगभग 39% लोग कहते हैं ये कोर्ट का मामला है, इसमें कोई सिंपैथी नहीं। हाँ, सहानुभूति मिलेगी। 23% लोगों का मानना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11%, यानी कि अगर आप कोर्ट का मामला और कोई फर्क नहीं पड़ेगा को मिला लें तो लगभग 50% लोग कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं होने वाला, कोई सहानुभूति नहीं, कह नहीं सकते। 27% लोग कहते हैं। यह था पहला सवाल। दूसरा सवाल, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग में क्या फर्क पड़ा है? इस पर हाँ कहते हैं 30% लोग, जो कमाया लंदन के टूर में गवाया 22% लोग कहते हैं ठीक जा रहे हैं और मेहनत की जरूरत है, ये 25% लोग कहते हैं कह नहीं सकते, 23% लोग कह रहे हैं। तो यानी कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो कमाया वो शायद लंदन में भी चला गया, ठीक भी जा रहे हैं लेकिन अभी और मेहनत की जरूरत है, ये भी कई लोग कह रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जरूर बढ़ी है। सवाल नंबर 3, जनगण का मन सर्वे का, क्या 2024 से पहले संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो पाएगा? हाँ, क्योंकि यही जरूरत है, 31% लोग कहते हैं। नहीं, अपनी डफली अपना राग चलता रहेगा, 26% लोग कहते हैं। पोस्ट पोल अलायंस की उम्मीद है लोगों को, 26% लोगों को। कुछ कह नहीं सकते, 17% लोग। तो लोग अभी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जरूरत तो है लेकिन आ पाएंगे विपक्ष के लोग इकट्ठे, पता नहीं। चौथा सवाल जो हमने दर्शकों से पूछा और हमारे रिस्पोंडेंट से पूछा, उद्योगपति गौतम अडानी पर चल रही राजनीति को आप कैसे देखते हैं?
तो पहला जवाब टारगेटेड प्रोपेगेंडा, 34% लोग मानते हैं कि ये टारगेटेड प्रोपेगेंडा है। इंटरनेशनल टूल किट है, ये 16% लोग, लगभग 50% लोग कह रहे हैं कि ये टारगेटेड है और इंटरनेशनल टूल किट है। देश के विरोध में 19% लोग समझते हैं, जांच रिपोर्ट तक चुप रहे, ये 31% लोग रहते हैं। तो 31% लोगों का ये कहना है कि जल्दी कोई नहीं है, जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद इस पर पोजीशन लेंगे। सवाल नंबर 5 जो हमने रिस्पोंडेंट से पूछा, भ्रष्टाचार पर सीबीआई और ईडी एक्शन को क्या मानते हैं आप? शानदार काम, लगभग 50% लोग मानते हैं कि ये शानदार काम है। पहले की सरकारें सोई रही, ये 17% लोग मानते हैं। देश का पैसा वापस आ रहा है, 13% लोग। सभी ऊपर के काम, ये 21% लोग। तो शानदार काम लगभग अगर 50% लोग मानते हैं तो ये शायद एक बड़ी भूल होगी अगर ऑपोजिशन इस मुद्दे को बहुत उठाएगा। आइए सवालों के जवाब लेते हैं हम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयवीर शेरगिल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अमीक जमाई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। उदित राज जी कांग्रेस के लीडर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार, तहसीन पूनावाला, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेरा पहला सवाल उदित राज जी आपको जाता है। और उदित राज जी, जिस मुद्दे को विपक्ष ने इतना उठाया हुआ है उसमें जनता तो मोदी जी के साथ है। ईडी सीबीआई जो हो रहा है वो सही हो रहा है, पहले की सरकारें सोई रही, ये लोगों का कहना है। क्या कहेंगे आप, गलत मुद्दा पकड़ लिया? गलत मुद्दा नहीं पकड़ा है। आप लोग बीजेपी का प्रचार करते हो, कोई सच्चाई नहीं होती है, सर्वे वर्वे सब बेकार की चीजें हैं। क्योंकि कर्नाटक के चुनाव को प्रभावित करना, आपके चैनल के बारे में सब पता है कि आप लोग मैनेज करते हैं, और चाहे देश बर्बाद हो जाए आपकी चिंता नहीं। आपने कभी पूछा है जितने सवाल मोदी कितने बार आपने चलाया जो राहुल जी ने पूछा कि सेल कंपनियां जो मॉरिशस में बनी हुई हैं वो कहाँ से पैसा है? कितने बार आपने डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया? आप बताइए। और ये जितने सवाल अडानी के ऊपर पूछे गए हैं, जो लूट है, कितना आपने किया है? तो ये इसमें सब कुछ नहीं है। आप लोगों का एजेंडा है, आप चलाइए जो भी करना हो, हम इनमें कोई विश्वास नहीं करते। चलिए उदित राज जी, हम पर विश्वास आपको नहीं है ये तो हम पहले से ही समझ रहे थे, लेकिन आपको देश की जनता पर विश्वास नहीं है, ये दुख की बात है, क्योंकि इसी जनता के वोट लेने हैं आपको। जयवीर शेरगिल, आप जनता के मालिक हैं क्या? आप जनता में बैठ भैया नहीं, मालिक तो आप ही हैं। मैं तो स्टूडियो में बैठ करके जनता के मालिक हैं क्या? मैं तो छोटी सी पत्रकार हूं और ये सर्वे तो करने वाला टाइम्स नाउ नहीं है, ईटीजी है। ईटीजी रिसर्च कर रहा है। अरे ये तो कोई रिसर्च नहीं है, ये तो बीजेपी का रिसर्च है। क्या रिसर्च है इसमें? कुछ नहीं। मैंने तो पूछा ना कि सेल कंपनियां जो बनाया अडानी ने, उसका कोई आपने कितने बार आपने कार्यक्रम करे? आप बताइए। उदित राज जी, मुझे लगता है कि 3 कार्यक्रम 4 कार्यक्रम में तो आप भी थे। वो हिंदी के चैनल पर हुए हैं, टाइम्स नाउ नव भारत पर हुए हैं, और अंग्रेजी में टाइम्स नाउ पर भी लगातार ये डिबेट चल रही है। लेकिन आप मोदी जी आप हैं कि मानते ही नहीं। नहीं, मोदी जी ने एक बार जवाब दिया अडानी के सवाल पर जो पूछा गया स्पेसिफिक है, एक जवाब मुंह खोला उन्होंने। चलिए, एक बार मुंह खोला है। आप बताइए चीन के बारे में कितना आपने किया है? आप एजेंडा चलाते हो बस, नहीं तो बीजेपी के लिए चलाते हैं, हमें सब उदित राज जी, काश जनता भी आपकी तरह सोचती तो शायद इन सवालों के जवाब अलग आते। लेकिन आप लोगों की वजह से बीजेपी जीत रही है, आपके वजह चैनलों से वजह जीत रही है। आप हमें बहुत, हमारी इतनी इज्जत अफजाई आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर हम चुनने की स्थिति में होते और ये डिसाइड करने की स्थिति में होते कि किसकी सरकार बनेगी,
बनेगी किसकी नहीं बनेगी, तो आप भाई चुनवाने की यहाँ स्थिति बैठ में के तनख्वाह के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते। लेकिन उदित राज जी आपका गुस्सा मैं समझ रही हूँ, आपका गुस्सा मैं समझ रही हूँ। 10 साल होने वाले हैं, अब सत्ता से बाहर हैं, आपका गुस्सा मैं पूरी तरह से समझ रही हूँ। नाविका जी, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन एक बार आपने पूछा कि मोदी जी आप जवाब क्यों नहीं बोलते, अडानी पर मुंह क्यों नहीं खोलते, चीन पर मुंह क्यों नहीं खोलते। भाई सेल कंपनियों के बारे में वो आप कितने बार चलाए हो, क्यों नहीं पूछते। एक बार इस देश के प्रधानमंत्री ने जुबान खोला, ये सवाल पूछा जाता है सत्ता पद से, आप विपक्ष से पूछ रहे हो। आपने 19 के पहले भी तो चौकीदार चोर है एक मुहिम चलाई थी ना, उसका जो हुआ वो हश्र आपके सामने ही है। लेकिन जयवीर शेरगिल मेरा सवाल आपसे है, अब उदित राज जी ने हम पर इल्जाम लगाया है कि हम आपका एजेंडा चलाते हैं। आगे के सवालों में पता चल जाएगा कौन किसका एजेंडा चला रहा है। लेकिन उदित राज जी बहुत गुस्से में है, सदमे में है, क्या जवाब देंगे? गुस्से में नहीं हूँ नमिका जी, कोई गुस्से में नहीं हूँ। अपने शहीदों को मरवा करके चुनाव सबसे पहले तो उदित राज जी मेरे बड़े भी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, मैंने इनको टोका नहीं तो मुझे भी ना टोके, और 2-3 बातें स्पष्ट कहूंगा। सबसे पहले तो उम्मीद है नाविका जी आज उदित राज जी जाके राहुल गांधी जी को जरूर बताएंगे देश में लोकतंत्र जिंदा है, क्योंकि जिस चैनल पे उनको बुलाया गया अतिथि के द्वारा अपनी बात रखने के लिए, उसी चैनल पे उन्होंने कीचड़ उछाला और फिर भी उसी चैनल की पत्र नाविका जी ने उनको समय दिया। तो देश में लोकतंत्र जिंदा है, ये राहुल गांधी जी को जरूर जाके बताएं। दूसरी बात, अब 2024 और अदानी जी का, क्योंकि प्रश्न चल रहे हैं, पहला प्रश्न अदानी जी का। नाविका जी 2024 में सूरज पश्चिम से उग सकता है, शेर की बकरी से दोस्ती हो सकती है, घोड़ा घास से दोस्ती कर सकता है, डायनासोर धरती पे वापस आ सकते हैं, पर कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। ये मैं अहंकार में नहीं, बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के कहता हूं। उसके 2-3 कारण है। अदानी का विषय भी पहला कारण, 2024 का चुनाव माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा के कार्यकर्ता मोदी जी और सरकार के अच्छे काम पे, देश के किसान पे, देश की महिलाओं के लिए जो योजना, जो बॉर्डर सुरक्षा के लिए काम किए हैं, 220 करोड़ वैक्सीन के टीके लगाए हैं, उनके बल पे लड़ रही है। कांग्रेस 2024 का जो चुनाव है वो जॉर्ज सोरोस, बीबीसी, चीन, आतिक अहमद की तारीफें, पिछड़े समाज का जो अपमान किया है उसके बल पे लड़ेंगे। आज 2014 में जब चुनाव आया था तो जनता पूछती थी, जब मोदी जी आए थे, ये कैसे होगा। 2019 में बदल गया नैरेटिव, इतना कुछ कैसे हो गया। 2024 में जनता बोल रही है मोदी जी वापस आइए क्योंकि ये दिल मांगे मोर। आज सीधा सीधा 2 खेमों से खबर क्या आ रही है नाविका जी। अब अदानी जी की बात लेते हैं। उदित जी नाविका जी को मत समझाइए, जयवीर शेरगिल को मत समझाइए, किसी को मत समझाइए। पहले अदानी मसले पे जाके शरद पवार जी को कन्विंस कर लीजिए। जनता तो बहुत दूर की बात है, आप अपने एलाइज को, जो आपके समर्थन में खड़े होते हैं, जिनके साथ आप 2024 का सपना ले रहे हैं, उस एनसीपी को ही नहीं आप कन्विंस कर पा रहे, तो बाकी देशवासियों को तो दूर की बात। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि मोदी जी ने प्रश्न क्यों नहीं किया, नाविका जी क्यों नहीं प्रश्न पूछ रही, जयवीर क्यों नहीं जवाब दे रहा। क्योंकि हम देश संविधान में विश्वास रखता है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी की हुई है। आपको सिर्फ विदेशी ताकतों पे, यूएस, अमेरिका और ईयू में कोई जानकारी हो या जांच हो, उस पे विश्वास है। देश को जो सुप्रीम कोर्ट ने जांच, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की हुई है, उस पे विश्वास है। और आखिरी और सबसे अहम बात कहता हूं नाविका जी, मैं पूछना चाहता हूं, आज बीजेपी के पास नेता है, नीति है, नेतृत्व है। विपक्ष के पास सिवाय माननीय मोदी जी को आपत्तिजनक बयान देना, मोदी जी मर जा, नरेंद्र मोदी तेरी कब्र यहां खुदेगी, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। 2024 का चुनाव जनता और मोदी जी के विश्वास का, मजबूती का चुनाव है, और 2024 कांग्रेस को अपने अस्तित्व बचाने का चुनाव है। ये वास्तविकता है। बिल्कुल। और उदित राज जी, आप इतना नाराज ना हो, हमने लोगों से मन की बात जानने की कोशिश करी, अब वो आपके सामने लिखी, अब आप हमें ही उसमें दोषी मान लें तो थोड़ी सी आप ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन हमने सवाल और भी पूछे। छठा सवाल जो हमने रिस्पोंडेंट से पूछा, अतीक और अशरफ की हत्या को आप कैसे देखते हैं? लोगों के जवाब क्या आए मैं बताना चाहती हूं। ऑप्शंस थे, मिट्टी में मिला दिया, कानून के राज पर सवाल, जैसा किया वैसा भरा, कह नहीं सकते। मिट्टी में मिला दिया, 44% लोग कहते हैं मिट्टी में मिला दिया।
कानून के राज पर सवाल 16% लोग कहते हैं। जैसा किया वैसा भरा 19% लोग कहते हैं कह नहीं सकते, ये लगभग 21% लोग कहते हैं। यानी कि 63% लोग कहते हैं कि जैसे जिए वैसे मरे या मिट्टी में मिला दिया। ये लोगों की राय है, सही है गलत है इस पर मैं सबके रिएक्शन लूंगी। लेकिन 7वां सवाल, वीर सावरकर को आप सच्चा देशभक्त मानते हैं या नहीं? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। तो सच्चे देशभक्त है कि नहीं वीर सावरकर, इस पर हां कहने वाले लगभग 57% लोग हैं, नहीं कहने वाले 20%, कुछ शर्तों के साथ मानते हैं 8%, कुछ कह नहीं सकते 15%। तो यानी 65% लोग मानते हैं कि वो सावरकर देशभक्त हैं। 8वां सवाल जो हमने जनता से पूछा, क्या ममता बनर्जी और नीतीश कुमार हिंदू पर्व पर हिंसा रोक पाने में सक्षम हैं? इसके जवाब में लोगों ने क्या कहा? इच्छा शक्ति ही नहीं है। 26% लोग रोक सकते हैं पर रोका नहीं। 29% लोग हिंसा ही नहीं रोकते क्योंकि सबको फायदा है। 20% लोग कह नहीं सकते। 25% लोग, लेकिन लगभग 46% लोग ये मानते हैं कि इच्छा शक्ति नहीं या रोकते नहीं क्योंकि इससे फायदा होता है राजनीतिक। 9वां सवाल, करप्शन पर एक्शन को लेकर राजनीति को आप कैसे देखते हैं? बिना मतलब की राजनीति 30%, भ्रष्टाचारी बिलबिला रहे हैं 32%, राजनीतिक दबाव की कोशिश 14%, कह नहीं सकते 24%। यानी कि सारे जवाब जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बिना मतलब की राजनीति है या भ्रष्टाचारी बिलबिला रहे हैं या राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है सरकार से। तो 62% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचारी बिलबिला रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी, चलिए एक सवाल और ले लेती हूं। 10वां सवाल, क्या सचमुच लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है? बिल्कुल नहीं, 41% लोग कहते हैं। कई बार ऐसा लगा, ये 21% लोग कहते हैं। सिर्फ विपक्ष को ऐसा लगता है, 14% लोग कहते हैं कह नहीं सकते 24%। यानी 55% लोगों को नहीं लगता अभिव्यक्ति में कोई भी दिक्कत है। अमीक जमाई जी, अब ये सारे सवाल, ये सारे मुद्दे विपक्ष के उठाए हुए मुद्दे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इनमें कहीं भी आपको जनता आपके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है? नाविका मैम, आपके जो सवाल हैं, मतलब ये दिल जीतने वाले सवाल हैं। मैं सोचता हूं कि दिल्ली के कितने बार हम सब लोग मिलकर दिल जीतने की सोच रहे हैं। क्या सवाल आप लोगों ने सेट किए हैं। दूसरा, आपकी ये जो पूरी रिसर्च है, इस रिसर्च का निचोड़ आपने ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर के तीसरे ये कैंडिडेट कौन है 2024 में। अरे नाविका मैम, यूपी वालों का दिल तो मत तोड़िए, बहुत मेहनत चल रही है उत्तर प्रदेश में आजकल। समाजवादी पार्टी का तो सिर्फ ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये सरकार है, इसने देश को झुकाने का काम किया। इतने भारत मां की रक्षा करने में यह सरकार असफल रही। चाइना हमारे देश में घुसाया, उसने गांव के नामकरण कर दिए। इतना कमजोर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में कोई पैदा नहीं हुआ आज तक कि चाइना सामने है, वो हमारे देश पे आक्रमण के मूड में है और प्राइम मिनिस्टर बोलते नहीं, पता नहीं क्या रिश्ता इनका आपस में है। दूसरा, इस देश के किसान तो भगवान है ना। आपकी मेरी आंखों के सामने, चलिए कांग्रेस से नफरत है, आप नफरत करिए, कांग्रेस को मिट्टी में मिला दीजिए, विपक्ष को मिट्टी में मिला दीजिए, आप राष्ट्रपति बन जाइए, राष्ट्रपति शासन लगा लीजिए, जो मर्जी है आपका करिए। लेकिन किसान कौन है इस देश के? इस देश के शहंशाह ने हमारे किसानों से वादा किया तीनों फार्म बिल्स के मामले में कि आपका हम सम्मान करेंगे और जो एमएसपी है, फसलों का जो दाम है, वो हम आपको देंगे। लेकिन इसी प्राइम मिनिस्टर ने विश्वासघात किया इस देश के किसानों के साथ। रोजगार पे के मोर्चे पे आप आ जाइए, आर्थिक मोर्चा तो छोड़िए, रोजगार के मोर्चे पे कहा निर्मला सीतारमण साहिबा, जिन्हें हम और आप बड़ा पसंद करते हैं, उन्होंने संसद में बोला है कि 2 करोड़ का जो नारा था वो तो हम कर ही नहीं पाए, हम 50 लाख सालाना नौकरियां दे पाए। तो चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे वो रक्षा का मोर्चा हो, चाहे वो हमारे नौजवानों के रोजगार का मामला हो, भारत में इतनी भयंकर गरीबी, बेरोजगारी भारत ने कभी नहीं देखी है। तो ये जो चुनाव है,
आपने नरेंद्र मोदी का नाम कर दिया है कि वही प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं, आपको मुबारक हो आपके चैनल को। लेकिन ये चुनाव प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होने वाला है, ये चुनाव विपक्ष का चुनाव नहीं होने वाला है। ये चुनाव होने वाला है कि इस देश में सेकुलर सरकारें, कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाली जो सरकारें हैं उसका, और वो लोग जो इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, सोशल जस्टिस पर लगातार सेक्युलर सरकारें वो होती हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो अतीक जी कहती हैं, अशरफ साहब कहती हैं। सेक्युलर सरकारें वो होती हैं जहां रामनवमी में पत्थर बरसते हैं। सेक्युलर सरकारें वो होती हैं जहां पर हिंदुओं का एक तरह से अपमान होता है। क्या इसी की परिभाषा बता रहे हैं अमीक जमाई जी, और कह रहे हैं कि यहां पर तो सब गरीब हो गए हैं। अगर सब गरीब हो गए हैं तो भारत देश 5वीं नंबर की इकोनॉमी कैसे बन गया? बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये विपक्ष का मुद्दा कितना सही और कितना गलत है? लेकिन नविका जी, मुझे लगता है कि जब मुद्दों पर बात करना हो तो मुद्दे छोड़ के सब बोलिए, विपक्ष सीख गया है और जनता उनको ही सीखते हुए देख रही है। आपने जो सवाल पूछा उसके जवाब में जिस तरह से उदित राज जी ने शुरू किया और फिर जो अमीक जमाई कह रहे हैं, इसको आप यूं देखिए कि वही अतीक अहमद उसकी कहें कि शायरी करते हुए, उसको महान बताते हुए इमरान प्रतापगढ़ी वो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का सफर तय करते हैं, राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। और वही अतीक अहमद अखिलेश यादव के लिए गूगल और अमेरिका से जीपीएस मैप मंगाने वाले बन जाते हैं। तो इनका सेकुलरिज्म का पूरा खांचा वहीं जाके टिक जाता है। जनता को कैसे दिखता होगा ये? सचमुच जनता को ऐसे दिखता होगा कि जिन अपराधियों की वजह से, जिन लोगों की वजह से लोग भय आतंक में जीते थे, और शायद इनको नहीं समझ में आता क्योंकि इनको तो साथ में बैठते हैं, ये तो मंच साझा करते हैं, लेकिन जो उसके खौफ से डरते हैं उसका अनुमान लगाना चाहिए। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बार बार जिस तरह की, जिस हल्के स्तर की टिप्पणी विपक्षी नेता करते हैं, मुझे लगता है कि दुनिया हंसती होगी कि दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं है। और इशू पे आप खूब राजनीति करिए, खूब कहिए कि ये मुद्दा नहीं हुआ, लेकिन इस सरकार में इकोनॉमिक पॉलिसी के तौर पर जितनी स्टेबिलिटी रही है, जितनी डिसाइसिव लीडरशिप रही है, और उसने डिफरेंशिएटर तय किया है, पैदा किया है दुनिया में, जिसकी वजह से हम ब्राइटेस्ट स्पॉट हैं और वो दिख रहा है। बिल्कुल। और अब मैं अगले सवाल उठा रही हूं, आ रही हूं तहसीन पूनावाला और आशुतोष जी आपकी तरफ। मोदी सरकार 2.0 के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? ये भी सवाल हमने देश की जनता से पूछा और लगभग ये सवाल हमने 70,000 लोगों से ये सवाल पूछा है। पूरी तरह से संतुष्ट हैं ये 51% लोग कहते हैं, काफी हद तक संतुष्ट हैं ये 16% लोग कहते हैं। यानी कि दोनों मिला लीजिए तो लगभग 67% लोग खुश हैं। औसत 12% और ये भी लगा लीजिए तो 79% हो जाता है। अच्छा नहीं रहा ये कहने वाले 21% हैं। तो 21% लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं, बाकी के लगभग डिफरेंट डिग्रीज तक लेकिन खुश हैं मोदी सरकार से। लेकिन 51% लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। नरेंद्र मोदी 2.0 की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं? ये 12वां सवाल हमने पूछा जनता से। कोविड से निपटना 26% लोगों ने कहा है जिस तरह से कोविड से निपटा गया वो बहुत अच्छा था, 26%। आर्टिकल 370 9%। भव्य राम मंदिर बन रहा है, 29% लोग इसे मानते हैं बड़ी उपलब्धि। जन कल्याण योजनाएं 17%। भ्रष्टाचार पर कम्बैट एक्शन 19% लोग। ये 12वें सवाल के जवाब आपके सामने कि कौन कौन से सवाल लोगों को समझ में आए। और कोविड और भव्य राम मंदिर दो बड़े सवाल जो मोदी सरकार के फेवर में जाते हैं। मोदी सरकार 2.0 की सबसे बड़ी नाकामी क्या रही, ये भी हमने लोगों से पूछा। उदित राज जी भी सुन ले, अमीक जमाई भी सुन ले। हमने पूछा कौन सी सबसे बड़ी नाकामी रही? महंगाई, बेरोजगारी, काला धन नहीं ला पाए, चीन आंख दिखाता है। तो महंगाई 34% लोग कहते हैं कि ये एक मुद्दा जरूर है। बेरोजगारी 46% लोग कहते हैं, लेकिन महंगाई से भी ज्यादा बेरोजगारी एक मुद्दा जरूर है। काला धन नहीं ला पाए 13% लोग, चीन आंख दिखाता है 7% लोग। तो जयवीर शेरगिल,
जहां अच्छी चीजें मोदी सरकार की जनता एक्नॉलेज करती है, वहां बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़े मुद्दे हैं जो जनता के बीच में हैं। क्या ये बड़ा चैलेंज रहेगा बीजेपी के लिए? नाविका जी, सबसे पहले तो क्योंकि सपा के प्रवक्ता की एक बात का सिर्फ उत्तर देना चाहूंगा, क्योंकि भाजपा की सरकार और मोदी जी पे उन्होंने बयान दिया। जैसे का मैंने कहा कि कांग्रेस शरद पवार जी को अदानी पे कन्विंस नहीं कर पा रही। मैं मुलायम सिंह जी का बयान पढ़ना चाहता हूं 13 फरवरी 2019 का, और आप ही के चैनल पे आया था। ये मुलायम सिंह जी ने सदन में खड़े होकर कहा था, उम्मीद करता हूं सभी माननीय सदस्य जीतकर दोबारा आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं और आप दोबारा प्रधानमंत्री बने, यही हमारी कामना है। ये मुलायम सिंह जी का बयान पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में था। और एक कदम आगे जाके मुलायम सिंह जी कहते हैं, जब भी मैंने मोदी जी को किसी भी काम के लिए फोन किया, उन्होंने हमारे काम जो जन वेलफेयर स्कीम्स हैं वो जरूर किए। तो सपा के सबसे मजबूत नेता, जिन्हें शायद आज सपा अपना नेता मानती है या नहीं मानती मुझे पता नहीं, उन्होंने खुद मोदी जी के अच्छे कार्य पे, काम पे मोहर लगाई है। तो जब मुझे प्रवक्ता को कन्विंस करने की जरूरत नहीं, जब मुलायम सिंह यादव कन्विंस हो गए थे। दूसरा, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार भाजपा की जन नीतियों को मोहर लगाई है। सपा की दिक्कत यह है कि क्यों आज उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो गया, क्यों उत्तर प्रदेश की जीडीपी 2 गुनी हो गई, क्यों पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, क्यों आज अतीक अहमद की तारीफों के नहीं पढ़े जाते, क्यों आज माफिया राज को सजा मिल रही है। तो ये सपा की दिक्कत है। दूसरा, आपने अब बेरोजगारी की बात की। नाविका जी, बेरोजगारी हिंदुस्तान के लिए चुनौती थी। मैं कांग्रेस की तरह मीडिया पे आरोप नहीं लगाऊंगा, पर ये रिपोर्ट आई है 2023-25 अभी फरवरी में। 2018 के बाद पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने सबसे कम स्तर पे आ गया है, पहला। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट करोगे 84,000 स्टार्टअप्स हिंदुस्तान में शुरू हो चुके हैं। पिछले ही सप्ताह मोदी जी ने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट पत्र दिए हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में खाली वैकेंसी थी उनको पूरा किया है। तो जो बेरोजगारी चुनौती थी, दिन रात होके भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर काम कर रही है। तभी ये कारण है, जैसे आपने कहा, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया में 3रा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर जापान को पीछे छोड़ते हुए, सबसे मजबूत सेंसेक्स मार्केट, ये बजट इकोनॉमिक सर्वे में आया जब हर विश्व की हर देश का सेंसेक्स लड़खड़ा रहा था। तो अर्थव्यवस्था को भी लेके भारतीय जनता पार्टी ने, जहां पाकिस्तान आज आटे के लाले पड़े हुए, भीख का कटोरा मांग के पड़ रहा है, वहीं हिंदुस्तान आज श्रीलंका जैसे देशों को आर्थिक सहायता भेज रहा है। तो मजबूती है, हमें पूरा विश्वास है। हर जयवीर शेरगिल जी, यहां मैं आपको रोकूंगी। आप अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं? आप तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और दूसरी तरफ मुद्दा यह है कि अब चीन से ज्यादा हमारी जनगणना हो गई है, पॉपुलेशन भारत का चीन से ज्यादा है। तो आप जितने शायद जॉब्स बना रहे हैं उससे ज्यादा लोग हैं, और बेरोजगारी इसीलिए शायद एक इतना बड़ा मुद्दा है जनता के बीच में। लेकिन मैं अगले 14 और 15वां सवाल भी उठाना चाहती हूं। 2024 में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें फिर क्या ला पाएगी, जैसे बीजेपी का दावा है? ये लोगों से जब सवाल पूछा तो लोगों का कहना है हाँ, कोई शक नहीं कहने वाले 42% लोग, नहीं 300 मुश्किल है 26% लोग, चुनाव के वक्त पता चलेगा 19% लोग, कह नहीं सकते 13% लोग, 42% लोग तो ये मानते हैं कि हाँ 300 से ज्यादा आ ही जाएंगे। आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री की डिग्री पर हार्ड लाइन क्यों ले रही है? ये सवाल नंबर 15 जो हमने जनता से पूछा, तो जनता का जवाब है अपना भ्रष्टाचार छुपाना चाहती है आम आदमी पार्टी, 31% लोग। विपक्ष का मुख्य चेहरा बनना है केजरीवाल को, इसलिए 19% लोग कहते हैं। केजरीवाल का ये स्टाइल है, 9% लोग कहते हैं कह नहीं सकते, 41% लोग। यानी कि बहुत से लोग फेंस पर भी बैठे हैं। आशुतोष जी, ये तमाम सवाल कुछ तो रुख बता रहे हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। बट इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो है बेरोजगारी और महंगाई का सवाल है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उसको इग्नोर करती रही। अभी जयवीर शेरगिल ने कम से कम ये कहा कि कम से कम जो महंगाई, जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो नीचे गया है।
लेकिन आपको याद होगा जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, सीएमआई का डेटा आया था, नेसो का डेटा आया था, तब सरकार के किसी मंत्री ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और हालांकि चुनाव होने के बाद उसको एक्सेप्ट किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार की सबसे बड़ी नाकामी, जिस मसले पर वो आए थे 2014 में कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, अगर 46% लोग अब कहते हैं कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, सरकार असफल हो गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, 34% लोग महंगाई, इसका मतलब 80% लोगों की सबसे बड़ी चिंता महंगाई और रोजगार है। महंगाई और रोजगार पर सरकार की असफलता का मतलब यह कि आम आदमी परेशान। एक बात बहुत मजबूती के साथ कही जाती है, देखिए भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, इससे बड़ा मिसनॉमिनर और कोई चीज नहीं हो सकती। क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अब उस वक्त हम तुलना कर लेते कि भारत जो दुनिया में बहुत गरीबी थी, सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग थे, फिर भी हम 6ठे थे, क्योंकि हमारी आबादी है। जब हमारी आबादी 142 करोड़ हो जाएगी तो आप उस इकोनॉमी का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली नंबर 5 नंबर 4 पर अगर 3 पे भी जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। पर कैपिटा इनकम कितना बड़ा पिछले 9 सालों में, ये देखने वाली बात। और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें नंबर पे जो देश है उनकी तुलना में कितनी, आप अगर इंग्लैंड से तुलना करेंगे तो इंग्लैंड में पर कैपिटा इनकम भारत की तुलना में कम से कम 20 गुना ज्यादा है। फ्रांस वगैरह से करेंगे तो और ज्यादा आपको नजर। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि भले ही इस आपके सर्वे में लोगों ने अशरफ और उसके मारने की तारीफ कर दी हो, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि फुल पब्लिक ग्लेयर में, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में, कैमरे के सामने मर्डर हो रहा है और यूं पिस्टल लगा के गोली की जा रही है, और योगी सरकार उसको असफलता नहीं मानती है। मतलब इससे और कह रही है कि माफिया खत्म कर दिया। आप भी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पाल का खुलेआम मर्डर हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से इसका मर्डर हुआ, अगर हम इसको सेलिब्रेट करना चाहते तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, निश्चित तौर पर इसकी सेलिब्रेट करने की बात नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कानून टूटा है, ये कोई नहीं इसको डिनाई कर सकता। लेकिन आशुतोष जी, हैरानगी इस बात की होती है मुझे कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम 6ठी नंबर पे अर्थव्यवस्था हमारी थी 1947 में, बीच में तो नीचे चली गई थी, तादाद तो लोगों की तब भी बढ़ रही थी, तब तो हम ऊपर नहीं थे। अब आपको पर कैपिटा इनकम याद आ रहा है। कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी या उससे पहले की सरकारें थी, तब तो आपने ये आंकड़ा कभी नहीं कहा कि भाई ये तो तादाद आपकी ज्यादा है, फिर भी आप पीछे हैं। तब एक आंकड़ा था जो 2004 से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 से लेकर 2011 तक, अगर आपसे 2009 को 2008 को छोड़ दिए, भारत की अर्थव्यवस्था 7, 7.5, 8, 8.6, 8.9 तक ग्रो कर रही थी। आज आप 2014 से देखिए कि क्या है एवरेज हमारी ग्रोथ की, और 2019 के बाद क्या ग्रोथ की एवरेज है, जबकि आपका बेस बहुत नीचे चला गया। और डिमोनेटाइजेशन के समय में जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि आपकी अर्थव्यवस्था 2% नीचे जाएगी, वो 2% नीचे गई। अगर इस तरीके के फैसले नहीं किए गए होते, समझदारी और कोविड जो हुआ और पूरी दुनिया में जो हुआ, वो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मुद्दा ही नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं है जो इस देश में हुआ। लेकिन अभी का मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब आशुतोष जी ये वाला आंकड़ा देते हैं, तो मुझे आश्चर्य क्यों होता है। भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनी है, जब दुनिया कराह रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी अर्थव्यवस्था बचाएगी कैसे। भारत की अर्थव्यवस्था जब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रही है तो दुनिया कह रही है कि ये बढ़ेगी तभी दुनिया बचेगी। और जिस पर कैपिटा इनकम की बात आशुतोष जी कर रहे हैं, अपने आसपास के नजारे देख लेने चाहिए, क्योंकि भारत में काला हांडी याद आता था। राजीव गांधी कहते थे 1 रुपए में 85 पैसा घिस जाता है, भ्रष्टाचार याद आता है। आज देश में कोई एक जिला नहीं है जहां आपको काला हांडी जैसे भूख से मरने की बात आए। ठीक बात है, हम पर कैपिटा इनकम में भी फ्रांस और अमेरिका के बराबर नहीं हुए होंगे, लेकिन आज की तारीख में भारत के लोग भूखमरी के शिकार नहीं है जो पहले की सरकारों में रहे। भारत की सरकारें 80s के दशक में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसको छोड़ गई, और मनमोहन सिंह के दौर में जो पॉलिसी थी वो सोनिया की पॉलिसी, सोनिया गांधी जी की पॉलिसी ने ऐसा चौपट किया कि कितना नीचे अर्थव्यवस्था गई उसका अनुमान मनमोहन सिंह जी को था, लेकिन वो ईमानदारी से बताते नहीं। तहसीन जी भी जवाब देने के लिए तैयार हैं, जयवीर शेरगिल भी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन मेरे पास 3 और सवाल हैं। मैं तीनों सवाल सामने रख देती हूं। सवाल नंबर 16, 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन? राहुल गांधी के नाम पर 29% वोट, ममता बनर्जी 13, अरविंद केजरीवाल के नंबर है 19, केसीआर के नंबर है 7, नीतीश कुमार 8,
कोई छुपा रुस्तम 24%, यानी कि कोई छुपा रुस्तम और राहुल गांधी के बीच में टक्कर है। कहीं शरद पवार ही ना हो जाए। सोचिए विपक्ष, अमीक जमाई जी जरूर सोचिएगा। 17 नंबर का सवाल, अगर 2024 से पहले विपक्ष एकजुट होता है तो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएगा? लोगों के जवाब इस सवाल पे क्या आ रहे हैं? बहुत रोमांचक जवाब है ये। 2024 में तो नहीं, ये 49% लोग कहते हैं, कुछ हद तक 19% लोग कहते हैं, पहले एक तो हो 15% लोग कहते हैं, एक भी होगा टक्कर भी देगा 17%। और 18 नंबर का सवाल, जनता का सबसे जरूरी मुद्दा, ये हमने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सभी मुद्दे जब पूछे तो लोगों ने फिर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और इन तीनों मुद्दों की बात की। इसमें भ्रष्टाचार थोड़ा कम है, महंगाई, बेरोजगारी ज्यादा बड़े मुद्दे हैं लोगों के लिए। और 2024 में प्रधानमंत्री का सबसे मजबूत चेहरा कौन सा होगा? नरेंद्र मोदी गोइंग फॉर हिज थर्ड टर्म। 64% लोग मानते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग चेहरा नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी 13%, अरविंद केजरीवाल 12%, नीतीश कुमार 6%, केसीआर 5%। कोई आसपास भी नहीं है। तहसीन पूनावाला। जरूर नाविका जी, और इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि मौजूदा जो प्रधानमंत्री वो सबसे मजबूत चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे आप इस साइड ऑफ द डिबेट हो या उस साइड, तो है इस देश के सबसे बड़े नेता है तो बधाई हो। लेकिन ये जो 2024 का चुनाव होगा, ये देश की आवाम भाजपा को हराएगी। और मैं आपको आंकड़े देता हूँ क्योंकि आंकड़ों की बहुत बातें हुई, मैं सिर्फ आंकड़ों पर बात करूंगा। जयवी ने बिल्कुल सही कहा और आपने भी बिल्कुल सही कहा कि हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बने हम। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि 5th लार्जेस्ट इकॉनमी में हमने इंग्लैंड को ओवरटेक किया? 2,25,000 लोग भारत में अपना वीजा, अपना पासपोर्ट छोड़ दिए और अन्य 10 लाख हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स भारत से माइग्रेट कर दिए। आपने सुना है कोई इंग्लैंड से भारत में माइग्रेट कर रहा? ऐसा क्यों है कि इस वर्तमान सरकार में सबसे हाईएस्ट सुसाइड 1,65,000 लोगों ने, भारतीयों ने सुसाइड किया और अधिकतर लोग बेरोजगारी की वजह से सुसाइड किए। कभी इसके पहले आपने सुना था? आप तो विश्व गुरु बन गए 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, तो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी में तो सुसाइड नहीं होना चाहिए ना, क्यों हो रहा है? इसकी मैं आपको वजह बताता हूं। आप लोग कहते हो, जयवीर ने कहा कि हम ब्राइट स्पॉट है इकॉनमी में, 6% ग्रोथ है, बिल्कुल सही, 6% जीडीपी ग्रोथ है। लेकिन इस साल के पहले क्वार्टर में आपका जीडीपी ग्रोथ था 13%, सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। सेकंड क्वार्टर में था 8%, और अगर आप साल खत्म कर रहे हो 6% पे, यानी कि आपका थर्ड और फोर्थ क्वार्टर हो गया 3% और 3.1%। भारत की सरकार एक्नॉलेज कर रही है आपका जीडीपी ग्रोथ लगातार गिर रहा है। और आप पर कैपिटा जीडीपी की बात करें, इससे मैं अपना बात समाप्त करता हूं। यूपीए की सरकार थी, पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ $624 से $1,559, यानी कि 149% का ग्रोथ हुआ। इस वर्तमान सरकार में 45% का ग्रोथ हुआ है, $1,559 से 2,256। पहली बार 45 वर्षों में आपकी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और आपने कोविड का जिक्र किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन आप भूल गए नाविका जी, बड़ी विनम्रता से आपको कहता हूं, 2008 में ग्लोबल क्राइसिस था और प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी ने दुनिया का हाथ थामा था और विश्व को और भारत को बाहर निकाला था इस ग्लोबल क्राइसिस से। तब हमारी इकॉनमी 10% पे ग्रो कर रही थी, न्यू आंकड़े से, जो वर्तमान सरकार के आंकड़े हैं। तो जो काम मनमोहन सिंह सरकार जी ने की थी, 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए, अब 22 करोड़ लोग दोबारा से गरीबी रेखा। जयवीर शेरगिल, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो नाविका जी, कुछ आंकड़ों की बात आशुतोष जी के लिए और मेरे भाई तहसीन के लिए। 2004 और 14 के बीच में जो प्राइस राइज हुई वो 150%, जिसमें से गेहूं 176%, आटा 170%, चीनी 481%, दूध 122% के परसेंटेज रेंज पे महंगाई बढ़ी। कोई 150% से नीचे नहीं था। ये अर्थ इनकी इकोनॉमिक नॉलेज मुझसे बहुत ज्यादा हो सकती है, चेक कर ले। पिछले 8 वर्ष में ये 50% से नीचे रहा है, जो यूपीए में कभी 150 और 500% पहुंच गया था। पहली बात। दूसरी बात, आज तहसीन बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, पर मुझे दुख हो रहा है, ये कह रहे वलायत से हिंदुस्तान क्यों नहीं आया। नहीं जनाब, हम हिंदुस्तान की तरक्की कितने विलायती आगे उससे नहीं देखते, हम देखते हिंदुस्तान कहां पहुंच गया है। तभी आज नरेंद्र मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, पहला। दूसरा, बॉर्डर ढांचे की बात करो, जो एके एंटनी कहते थे बॉर्डर ढांचा होना ही नहीं चाहिए, वो 3600 किलोमीटर बन गया। $28 बिलियन सीधा जनता के खाते में चला गया। 11 करोड़ शौचालय, जो 35 करोड़ महिलाओं को जिसका फायदा हुआ, वो बन गए। 220 करोड़
लोगों को वैक्सीन का टीका लग चुका है। जहां तक आप रोजगार की बात करते हैं, 4.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया है। और पूरे विश्व, चाहे इटली हो जहां कांग्रेस का खास रिश्ता है, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, हर कोई कहता है कि अब भारत से सीखने की जरूरत है। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ ट्रू ग्लोबल लीडर। सत्य तो यह है 2024 में मोदी जी की मेहनत रंग लाएगी और भाजपा ही वापस आएगी। और एक मैं परसेंटेज से बहुत खुश हूं नाविका जी, ऑन अ लाइटर नोट, कि राहुल गांधी जी की रेटिंग 29% है। वही विपक्ष का अगर मजबूत चेहरा है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इतिहास, स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर यही चाह रहे हैं, सबसे अच्छा रिकॉर्ड करने वाली है। तो इस सर्वे से मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। नहीं, 29% विपक्षियों में, जब नरेंद्र मोदी के सामने आते हैं तो 13% है। नहीं, मैं विपक्षियों की बात कर रहा हूं नाविका जी, विपक्षियों की बात कर रहा हूं मैं। बाकी तो देखिए, और आखिरी कमेंट विनम्रता से, राहुल गांधी, 1 मिनट के लिए मैं आपको जयवीर शेरगिल होल्ड कर रही हूं, क्योंकि एक सस्पेंस का नंबर है जो इसके लिए सब इंतजार कर रहे थे। और ये सस्पेंस का नंबर है कि आज अगर चुनाव हो तो किसको कितना वोट शेयर मिलेगा और किसको कितनी सीटें मिलेगी। क्योंकि अंत में किसी भी लोकतंत्र में सीटों पर ही फैसला होता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और जब उसकी गिनती की बात आती है तो आज देखते हैं, आज अगर लोकसभा चुनाव हुए तो कितना वोट शेयर मिलेगा, बीजेपी प्लस को कितना मिलेगा। अगर इसका आप आंकड़ा देखें तो 38.2% और कांग्रेस आएगी 28.7 पर। तृणमूल कांग्रेस, अन्य में तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीआरएस, वो सारे मिलाकर वो आएंगे 37.6 पर। 33.1 अन्य 33.1। यानी कि आप कांग्रेस को देख लें, अन्य को देख लें, ये दोनों एक साथ हैं और अकेली बीजेपी लगभग 39%। एक और सवाल ले लो। ये अकेली बीजेपी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी पार्लियामेंट के, और मैं अकेला सब पे भारी अपने एमपीस का, मुझे लगता है वो इंसल्ट था। लेकिन ये बीजेपी अलायंस में नहीं, आशुतोष जी मुझे करेक्ट करना, इंडिया का अलायंस टूट गया है। सॉरी, मैं इतना जानकार नहीं हूं। बीजेपी प्लस है। नहीं, क्योंकि नाविका जी ने कहा अकेली बीजेपी, उसमें एक शिवसेना, एक नाथ शिंडे गुट तो है ही है ना। हाँ, वो अपना तो फिर है ना। तो फिर मैं अकेला सब पर भारी, मैं अकेला। अब आप गठबंधन में है ना, आप गठबंधन में हो ना, तो हो ना। वो भी चलिए, आदरपूर्वक कह रहा हूं, आपका दुख और आपका दर्द सारा देश समझ रहा है। नहीं, तहसीन पूनावाला जी, आपका दुख, आपका दर्द सब समझ रहे हैं, लेकिन सीट शेयर भी देख लीजिए। आपके भी तो अलायंस पार्टनर्स वही है ना, शरद पवार जी, जो आप ही के मुद्दे पे कह रहे हैं कि जेपीसी मत बनाइए, और वही जाकर अडानी जी से मिल रहे हैं। तो आप पहले अपना अलायंस दुरुस्त कर लीजिए। आप ये देखिए, सीट शेयर बीजेपी प्लस 292 से लेकर 338 तक, कांग्रेस पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर्स 106 से 144, यानी कि बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, लेकिन 106 और 144। टीएमसी के साथ लगभग इस वक्त जो मुझे दिख रहा है 20 से 22 पे, और अन्य में 66 to 96, जिसमें बीआरएस, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां होंगी। आशुतोष जी, ये नंबर आप देख रहे हैं, तो फिर तो बंगाल में भी खेला होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बंगाल में टीएमसी को 20 से 22 सीट, क्योंकि पिछली बार उनको 22 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी। देखिए, एक चीज महत्वपूर्ण है इस पूरे फिगर के अंदर, वो फिगर महत्वपूर्ण है 106 से लेकर 144। अगर कांग्रेस प्लस की सीटें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है तो ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को 38.2% वोट मिल रहा है। अब ये 38.2 का मतलब ये है कि आप अभी भी देश के अंदर करीब 61% लोग आपके खिलाफ है। और ये बात बार बार नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस तरीके जयवीर शेरगिल कह रहे हैं कि भाई वो देश के ग्लोबल लीडर, सब कुछ ठीक है, अप्रूवल रेटिंग सब कुछ ठीक, बट सवाल ये है कि कांग्रेस जब अपने उरूज पे थी तब कांग्रेस का वोट शेयर कभी भी 43-45% से नीचे नहीं है। आपका 37-38 पे आके रुका हुआ, और यही इनकी बीजेपी की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी। अगर 2-3% में अगर नीचे चला गया तो फिर उसके बाद बीजेपी का क्या होगा। तो इसलिए जो मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला नंबर है वो कांग्रेस प्लस का 144 तक पहुंचने की उम्मीद। अगर 144 तक पहुंच रहा है, ऐसा अगर आकलन कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। ओके, जयवीर शेरगिल,
कांग्रेस बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है, ये नंबर से अनुमान लगा रहे हैं आशुतोष जी। देखिए नाविका जी, विनम्रता से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ना तो जीत का अहंकार आता है और ना ही हार के चलते दूसरों पे आरोप लगाना शुरू कर देती है। जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का काम बोल रहा है और कांग्रेस का आज शोर बोल रहा है। आज जनता का विश्वास मोदी जी पे है और कांग्रेस का विश्वास ना तो जनता पे है, ना न्यायपालिका पे है, ना तो लोकतंत्र पे है, सिर्फ अमेरिका और इंग्लैंड पे है। जो भी भारतीय जनता पार्टी 2024 की तो आप बात बहुत दूर से कर रहे हैं, 2023 में ही लोकसभा की जो तैयारियां पिछली 2019 में लोकसभा में कहां कमी रह गई, कुछ चंद सीटों पे उसको कम करने पे लगी है। तभी आपने देखा होगा जब श्री राहुल गांधी स्कीइंग कर रहे थे गुलमर्ग में, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी सरफरोशी और शिद्दत से 2024 का चुनाव लड़ेगी। ना विपक्ष को कभी हल्के में लिया है, ना लेंगे, पर जो विपक्ष में कमियां प्लस और माइनस है, विपक्ष को मुबारक। मोदी जी के काम पे जनता को विश्वास है और हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जाएंगे। ये केवल और केवल जो राहुल गांधी हैं, इनको कांग्रेस को देखिए, आज आप पूरी डिबेट ही और है। आज नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के अस्तित्व को चैलेंज कर रहे हैं। कांग्रेस की जिन्होंने स्थापना की थी उनकी आत्मा को आज चैलेंज कर रहे हैं। तो ये चुनाव जनता और मोदी जी के बीच में है और ये चुनाव कांग्रेस और उसके अस्तित्व के बीच में है। ये बहुत बड़ा एक अंतर है। तहसीन पुनाव, बिल्कुल ये चुनाव जो है, मुझे बिल्कुल पड़ेगी। जयवीर 2 मिनट और। बिल्कुल ये चुनाव जनता और मोदी जी के बीच में है और जनता ही भाजपा को हराएगी। एक सिंपल आंकड़े से अपनी बात समाप्त करता हूं, जयवीर को जाना है। 33% अदर्स है, 28.7% कांग्रेस है, और अगर विपक्ष एक हो जाता है तो मुझे लगता है भाजपा को बहुत दिक्कत होगी। भाजपा शायद 220 तक भी आ सकती है, बीआरएस आपके साथ जाएगा क्या? सब कुछ होगा। कपिल सिब्बल जी, शरद पवार जी सब काम कर रहे होगा। अमीक जमाई जी आप कांग्रेस के साथ बैठेंगे? मैं अमीक जमाई आ रही हूं आपके पास। जयवीर जी, अमीक जमाई का जवाब ले लूं, क्या आप कांग्रेस पार्टी के साथ बैठ जाएंगे? नाविका जी, उससे पहले मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए जी। देखिए, यूपी जो है प्राइम मिनिस्टर बनाती है, यूपी की मैक्सिमम सीटों से इस देश की सरकारें बनती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को ये जो डबल इंजन की सरकार है उसने क्या दिया? जातिगत जनगणना, हमारा जो एमएसपी, हमारा जो एमएसएमई था। नाविका जी, आप कानपुर जाते होंगे, 13,000 एमएसएमई बंद हो गई इन पिछले 4 सालों के अंदर। आप चाहे उत्तर प्रदेश में हमारी नदियों का हाल देख लीजिए, गंगा जी का हाल देख लीजिए, नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो खेल हुआ। रोजगार के सवाल पे तो जयवीर, संसद में निर्मला सीतारमण साहिबा की जो उनका स्टेटमेंट है उसको वो मना कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रवक्ता है, पहले राहुल गांधी को बचाव करते थे, आप प्राइम मिनिस्टर को करेंगे, अच्छी बात है, ये इनका काम है। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम 50 लाख भी सालाना नौकरियां नहीं दे पाए। तो इस देश में जो भयंकर सबसे ज्यादा आज जो बेकारी है, गरीबी है, मुफलिसी है। नाविका जी, आप हम सबसे बड़ी हैं, हमें आपको ज्यादा तजुर्बा है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब मरहूम 2004, आप जरा याद करिए, उससे बड़ा कद कोई भारत की राजनीति में तो नहीं था। उससे बड़ा जो शाइनिंग इंडिया का कैंपेन, किसी को नहीं मालूम था कि यूपीए 1 बनने वाला है। जमाई, आपकी बात सही है कि ये देश बिल्कुल समस्या मुक्त हो गया, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि क्या विपक्षी दल कांग्रेस के साथ जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी, हाँ या ना? देखिए, हाँ या ना? मेरे पास समय कम है, हाँ या ना? नहीं, प्राइम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ होंगे कि नरेंद्र मोदी, हाँ या ना? ये क्या सवाल हो गया? मोदी है। 2024 में तो और कोई नहीं है, मोदी है, योगी आदित्यनाथ मोदी है। आपके मन में कंफ्यूजन है, आपके मन में कंफ्यूजन है। टाइम्स नाउ डिसाइड करेगा प्राइम मिनिस्टर। जयवीर शेरगिल, अमीक जमाई एक नया ट्विस्ट देना चाहते हैं पूरे बीजेपी के डिस्कोर्स को। जवाब दीजिए अमीक जमाई को। टीवी चैनल पहले तो चाहे कांग्रेस हो, सपा के प्रवक्ता हो, जयवीर शेरगिल पे निजी टिप्पणी करना जिनकी आजकल फेवरेट हॉबी स्पोर्ट हो गई है। दूसरी बात, देश प्रधानमंत्री बनाता है, यूपी प्रधानमंत्री बनाता है। यूपी ने तो मुख्यमंत्री भी बनाया था, जहां 2 बारी से भाजपा का मुख्यमंत्री है। तीसरी बात, आज अब आपने सवाल पूछा क्या विपक्ष इकट्ठा हो सकता है? मुलायम सिंह, अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस भाजपा की बी टीम है।
अधीर रंजन कांग्रेस से कह रहे हैं ममता बनर्जी लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं और कैटल स्मगलिंग में है, और फिर कांग्रेस कहती है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अरविंद केजरीवाल पंजाब में कांग्रेस के नेताओं को अंदर दे रहा है। तथ्य तो ये है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्षी एकता जब एक बात पे हुई है, जनगण का मन तो हमने जान लिया, जनगण का मन में क्या चल रहा है वो नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, और बीजेपी अपना वोट शेयर भी इंप्रूव कर रही है और शायद जनता को लगता है कि सीट शेयर भी इंप्रूव करेगी अगर आज चुनाव होते हैं। लेकिन इससे थोड़ी ये लगता है कि विपक्ष और बीजेपी के बीच में नोक झोंक खत्म हो जाएगी, सवाल जवाब खत्म हो जाएंगे और विपक्ष के जो आरोप हैं वो थम जाएंगे। ये चलता रहेगा क्योंकि अभी तो वो कहते हैं ना, इलेक्शन वाली पार्टी शुरू हुई है और ये चलेगी 2024 तक, और हम आपके लिए लाते रहेंगे जन गण का मन, क्योंकि हम ये सर्वे करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि मूड किस तरफ जा रहा है जनता का, इस तरफ या उस तरफ। हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आज सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।